इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। AIR FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है किसान की बात। आज यानी 26 दिसंबर 2020 को किसान की बात के इस अंक को पेश कर रहे हैं हम, यानी मेघा और मैं हूँ साथ में दोस्तों आमिर। कैसे हैं आप सब? और मेघा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में यहाँ ऑफिस आना और अपने किसान मित्रों से बात करना, इस आनंद में हूँ। बिल्कुल, और इसका एक अपना ही अलग आनंद होता है, सर्दी का जो ये मौसम है और इस मौसम का खुमार। बहरहाल मेघा, आप जानती हैं जो हमारा कृषि कानून और कृषि अवसंरचना कोष है, उस पर आजकल हम बहुत बातचीत करते हैं ताकि हमारे किसान भाई जो हैं वो उसकी अहमियत को समझें। तो आज हमारे साथ कौन एक्सपर्ट हैं? बिल्कुल, तो कृषि अवसंरचना कोष और इन कानूनों के संबंध में लाभकारी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरीश झा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, और इनसे बात कर रही हैं प्रीति। आइए सुनते हैं कृषि अवसंरचना कोष पर ये बातचीत। कार्यक्रम किसान की बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गिरीश झा, और डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़े हैं। और हमारे साथ जब होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातें होती है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, क्योंकि हालांकि समय हो गया इसको आते हुए और इस बिल को पास हुए और कानून के लागू होने में, लेकिन फिर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो खुल करके कभी कभी समझ में नहीं आती, या ऐसे कहते हैं कि किसानों को सरल भाषा में हम चाहते हैं कि हर चीज अच्छे से समझाई जाए ताकि उन्हें भी समझ में आए। और अगर हम कृषि कानून की बात करते हैं या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझनी जरूरी है। डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहेंगे FM गोल्ड के स्टूडियो में। थैंक यू प्रीति जी। आज मैं सोच रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं जो किसान मित्रों के दिमाग में है। हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, तो उनको खुल करके हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून से किसानों को किस तरह से फायदा मिल रहा है? फायदा तो मिल रहा है, ये तो पक्की बात है, लेकिन किस तरह से, ये हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि सरकार ने क्या किया है कि किसानों को सशक्त करने के लिए कुछ सुगम रूल बनाया है कि आप, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसको एक फ्रेमवर्क में देना, एक सहज ढंग से एक लीगली उसको ये करना, यूनाइट कर देना, और एक नियम पूरे देश के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कुछ पॉकेट्स में अवेलेबल था, अब सरकार के इस नियम के तहत पूरे देश में ये अवेलेबल हो गया। अब इसमें ये किया गया है कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ जो हमारे छोटे किसान हैं या जो किसान समूह हैं, वो किस तरह से बड़े रिटेलर्स के साथ, निर्यातकों के साथ, थोक विक्रेताओं के साथ, प्रोसेसर के साथ किस तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान, आप जानते हैं कि जो हमारा जो कृषि है अभी भी वेदर डिपेंडेंट है, मौसम पे आधारित रहता है, तो दो तरह का इसमें रिस्क आता है, एक प्रोडक्शन रिस्क होता है, एक प्राइस रिस्क होता है। तो प्रोडक्शन रिस्क को हम मैनेज कर लेते हैं, जबकि प्राइस मार्केट अनसर्टेनिटी है उसको मैनेज करना किसान के बस की बात नहीं। तो इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत, आप फसल बोने से पहले ही आप अपने मार्केट प्राइस के बारे में एश्योरेंस हो जाता है आपको। आप जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको आप प्राइस के लिए बार्गेन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो MSP है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप न्यूनतम नहीं, आप अधिकतम मूल्य के लिए बार्गेन करें, लेकिन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको देता है। तो आप, इससे क्या होता है कि जो मार्केट अनसर्टेनिटी है, जो प्राइस अनसर्टेनिटी है, वो एश्योर्ड हो जाता है, आपका प्राइस एश्योर्ड हो जाता है कि आपका अगर फसल होने के बाद इसी प्राइस में। दूसरी बात ये है कि ये जो है ये आपके क्रॉप से रिलेटेड, आपके क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें क्या होता है कि वो आपको नई टेक्नोलॉजी देंगे, नई किस्म के बीज देंगे, और साथ साथ आपके मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे, तो आपका इनकम होगा। और इस प्रोसेस में सिंस इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा, तो जो रूरल यूथ है उनको भी इनकम जनरेशन करने का एक अच्छा सा मौका मिलेगा, और आपको इनपुट का जो है वो मार्केटिंग का तो आपका परेशानी खत्म हो ही जाएगा, और इनपुट भी आपको सस्ते दाम पर और अच्छे इनपुट मिलेंगे। ये एक अच्छी बात। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने निर्धारित कर लिया कि ये उनके कस्टमर हैं और इनको इन्हें देना है, तो वो बीज भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छी उपज हो तो वो चाहेंगे कि अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो, तो वो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो एक ही तरह के बीज सारे किसानों को देंगे तभी उनके वो क्वालिटी जो चाहिए, उनको प्रोसेसर को एक पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, जो होलसेलर है उनको एक पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, तो वो चाहेंगे कि एक ही तरह के बीज सारे किसान जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दें, और वो अच्छी किस्म के बीज हो, तो
वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही ये भी है कि वो जो प्राइस एश्योरेंस के बाद अगर मान लीजिए उनको ज्यादा फायदा होता है तो वो किसान को बोनस भी देते हैं। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि किसान जब भी चाहे इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल कर लिए 2 साल के लिए तो नहीं आप कर सकते हैं। और ये आपके फसल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं, उसमें इसमें पूरी प्रोविजंस है, वो आपके जमीन के साथ कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की भ्रांति ना हो किसानों को। और ये आपके लिए ही नहीं, आपके जो बच्चे हैं, जो रूरल यूथ है, वो भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मिडिलमैन, जो कमीशन एजेंट था, वो अब नहीं काम करेंगे। तो जो आपके बिचौलिए समाप्त हो गए, बिचौलिए डायरेक्ट है, डायरेक्ट मार्केटिंग होगा। तो नेचुरली सबसे अच्छी बात यह है कि जो कंज्यूमर्स का पैसे का जो आपको बहुत कम पैसे, पहले देखते होंगे कि जो रिटेल मार्केट होता था और जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच का जो प्राइस स्प्रेड होता था वो बहुत ज्यादा होता था। फार्मर्स बहुत कम पैसे में बेचता था और कंज्यूमर बहुत ज्यादा पैसे में खरीदता था, तो फार्मर्स को फायदा नहीं होता। लेकिन इस डायरेक्ट मार्केटिंग से फार्मर्स को फायदा होगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है कि इसमें फार्मर्स का फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इससे पहले क्या करते थे कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता था तो आप उस प्रोड्यूस को करते थे। तो ये मार्केट जो है बहुत हमारा फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड में आप देखते होंगे देश के किसी एक पार्ट में हम जो है बहुत सारा उपजा ले हैं और उसको फेंक रहे हैं, और दूसरे पार्ट में बहुत महंगा बिक रहा है, इसलिए कि इसमें प्राइस इंटीग्रेशन नहीं था, मार्केटिंग की कमी थी। तो इस मार्केटिंग की जो कमी थी, जो रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा था, इसको ब्रिज किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगा तो आपको एश्योर्ड प्राइस मिलेगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो निकल करके आई है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अब हमारे किसान मित्रों को पहले से बातचीत करके उनकी फसल उपजने से पहले ही उसका मूल्य तय हो जाता है। तो एक जो दिमाग में निश्चितता रहती है ना, वो हो जाती है कि हाँ, अब हमें आगे का हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। क्योंकि यही एक समस्या है जो दिमाग में आती है कि उपजाने के बाद इसका कितना मूल्य मिलेगा। तभी एमएसपी की बात आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना, इतना तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप पहले से तय कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही एश्योरेंस हो जाता है कि भविष्य आपका सुरक्षित हो गया। तो आज के लिए डॉक्टर साहब इतना ही, और आगे हमारी बातचीत इस विषय पर जारी रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, कृषि कानून और कृषि अवसंरचना कोष पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरीश झा, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, उनकी बातचीत। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया? बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं,
और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं किसान की बात, जिसमें आज हैं आपके साथ मेघा और आमिर। और आमिर, हमने आज शुरुआत की थी बात की सर्दी से कि भाई कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ रही है, और ऐसी सर्दी में खास तौर पर दिसंबर और जनवरी के महीनों में ना, रात के समय जब वायुमंडल का तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है, अचानक हवा बंद हो जाती है, तो ऐसे में हमें यानी कि इंसानों को तो दिक्कत होती ही है, लेकिन इस वजह से जब भूमि के धरातल के आसपास घास फूस या पेड़ पौधों और उनकी पत्तियों पर बर्फ की पतली परत जम जाती है ना जी, जिसे हम पाला बोलते हैं। वो पाला जो है बहुत समस्याएं जो है, बिल्कुल, वो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और वो इसलिए कि जो टेम्परेचर है इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि जो पत्तियां हैं उनके अंदर का जो सब्सटेंस है वो सारा जम जाता है और पौधा जल जाता है। और मेघा, क्या आप जानती हैं, जो खास हमारा जो सेगमेंट है खेत खलिहान और हमारे किसान, ये एक खास शनिवार को ही आता है। बिल्कुल, और आज है वो शनिवार, तो आइए खेत खलिहान और हमारे किसान, इसमें सुनते हैं पाले से बचाव पर हमारे किसान मित्रों से बातचीत। किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, खेत खलियान और हमारे किसान में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। सर्दी के मौसम में किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पाले से फसल का बचाव। आज इसी संदर्भ में किसान भाइयों से बात करते हैं कि पाले से फसल को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चू सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बच्चू सिंह है, मैं मथुरा जिले से हूँ। जी बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चू सिंह जी, अभी सर्दी पड़ रही है और सर्दी के साथ ही हमारे किसान भाइयों को जो एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो समस्या है पाले की समस्या। काफी बड़ी समस्या है और किसानों के लिए काफी सिरदर्द बनी हुई है। इससे फसल को काफी नुकसान होता है और लगभग हर फसल को नुकसान होता है। मटर है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, केला है, पपीता, सरसों, अरहर, गन्ना, जौ, गेहूँ, ऐसी कोई फसल नहीं जिससे इसको नुकसान न हो। किसी फसल में इससे नुकसान ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता सब में है।
अच्छा, बहुत सारे किसान भाई आपके क्षेत्र के ऐसे भी होंगे जो पुष्प की खेती करते हैं, सजावटी पुष्पों की है, पौधों की है, उनकी खेती है, उन पर भी क्या नुकसान होता है पाले का? जब पाला पड़ता है तो फूल झड़ जाते हैं, फूल हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उनमें चमक नहीं रहती, लगभग जो फूल जो नष्ट ही हो जाते हैं, तो फूलों में नुकसान होता है। फूल के साथ साथ फलों की जो पौध होती हैं या पेड़ होते हैं, उन पर किस तरीके का नुकसान होता है? क्या उनके रंग में, उनके स्वाद में भी अंतर आ जाता है? फल जब आते हैं उनकी पैदावार होती है? हाँ बिल्कुल, इससे क्या है कि पत्ती, फूल, फल सब सूख जाते हैं। जो फल होते हैं उनका आकार सिकुड़ जाता है, फल की चमक नहीं रहती, फल का स्वाद भी नहीं रहता, और फल जो है समय से पहले सूख जाते हैं, मतलब पत्ते नहीं है वो सूख जाते हैं, तो उनका स्वाद और वो सब बिगड़ जाता है, चमक भी नहीं रहती, धब्बे पड़ जाते हैं। बच्चू सिंह जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, जब तक पाला नहीं पड़ता है तब तक फसल में जो उत्पादन होता है वो अच्छी मात्रा में होता है। क्या पाले के बाद से, जैसे चाहे मटर हो, गोभी हो, टमाटर हो, उनकी मात्रा भी कम आती है? मात्रा पर भी फर्क पड़ता है? क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ता है, दोनों चीजों में फर्क पड़ता है। क्वालिटी खराब होती है, प्रोडक्शन जो है काफी कम होता है। किसी किसी का तो प्रोडक्शन, किसी कोई फसल तो ऐसी है जिसमें से 70-80% तक नुकसान होता है सब्जियों में, और कुछ फसल ऐसी है कि जिनमें जो थोड़ा सा कम होता है नुकसान। ये तो हमने समस्या की बात कर ली, अब इसका समाधान क्या करते हैं आप सब किसान भाई? इसके समाधान के कई उपाय हैं। पहला है, जैसे कि दिन के समय अगर मौसम साफ है, आसमान साफ है, ठंडी हवा चल रही है पश्चिम की तरफ से, तो रात में संभावना हो जाती है कि रात में पाला पड़ेगा, और जब रात में पाला पड़ेगा तो उससे बचने के लिए दिन के समय सिंचाई कर देनी चाहिए जी। जब सिंचाई कर देते हैं तो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो उसका वो बढ़ जाता है, तो पाले की मारने की संभावना कम हो जाती है फसल को। ये तो एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय है, खेत की पश्चिम साइड की जो मेड़ है उस पर धुआं करना। धुआं कर देते हैं रात में 12-1 बजे के आसपास, जो पाले पड़ने का टाइम होता है, तो जब धुआं हो जाता है तो खेत के चारों तरफ, खेत के अंदर जब धुआं होगा, टेम्परेचर भी लगभग 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो ये तो है इससे बचाव के उपाय। कुछ स्प्रे भी करने होते हैं, तो उसको 1 लीटर तेजाब को हम लगभग 500-600 लीटर पानी में घोल के और 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो पाले की संभावना कम हो जाती है। बच्चू सिंह जी, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक महिला किसान। आइए इनसे बात करते हैं। मैं मालती राय गाजीपुर से, यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। आपके यहाँ कौन सी फसल होती है और किस तरीके से पाले से कैसे बचाव करती हैं? जैसे इस समय गेहूं बोया गया है, हरी मिर्चियाँ लगी हुई हैं और आलू बोया गया है, और ये सब चीजें हैं, मसूर है, दलहन है, तो उसके लिए हम टाट वगैरह लगा करके उसकी सुरक्षा करते हैं। अब कई एकड़ों में जमीन बोई है तो इतना तो नहीं सुविधा है। अब जैसे आपके यहाँ तो मालती जी मिर्ची की फसल है। हाँ जी। तो उसको पाला कितना नुकसान करता है? पाला जैसे हमने 1 महीने पहले बोई और पौधा उगाया है और 1 फीट का मतलब हो चुका है, तो उसको पाला नुकसान नहीं करता। इस समय तो मिर्ची क्या है कि एक बार तोड़ दी गई है और फिर दोबारा तोड़ने का टाइम आ गया, उसकी मिर्ची का फल आ गया उसमें। अब पाले से कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ मिर्ची पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी। धन्यवाद। खेत खलियान और हमारे किसान में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक किसान भाई। आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं और विषय पर बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार है, नंगला बड़ा। कौन कौन सी खेती होती है विनोद जी? हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है, सरसों होती है, आलू होता है। तो विनोद जी, सर्दी के ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी का जब महीना रहता है तो किसान भाइयों को एक समस्या होती है पाले की, तो उस चुनौती से कैसे छुटकारा पाते हैं? दवा लगा देते हैं, पानी जल्दी जल्दी लगाते हैं, बार बार सिंचाई करते हैं। कौन कौन सी सिंचाई करते हैं आप? पानी लगा देते हैं ट्यूबवेल का। अच्छा, इससे जो फसल को नुकसान किस तरीके का होता है? जैसे कहते हैं कि पाला जो है आलू की फसल के लिए तो दुश्मन है। हाँ दुश्मन है ऐसा, उसका तना झड़ जाता है, मतलब पत्ता ऊपर से तो वो खत्म हो जाती नष्ट, ऊपर से नीचे फिर आलू पड़ेगा ही नहीं। और जैसे आपके यहाँ सरसों की भी फसल है तो उसको कितना नुकसान होता है? उस सरसों को भी ज्यादा नुकसान होता है, उसमें मतलब फरी नहीं आ पाती है। और गेहूं की फसल पर पाले का कितना प्रभाव पड़ता है? गेहूं की भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वैसे पानी न लगाया जाए
तो सूख जाता है ऊपर से ही पेड़ एकदम। और जैसे गेहूं का दाना है तो उसका जो आकार रहता है, क्या वो पाले की वजह से उसकी जो गुणवत्ता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती? सिकुड़ जाता है और जल जाता है पौधा। फरवरी में जब मतलब बाल निकलने लगती है गेहूं में, तो बाल पे पड़ जाए तो बाल काली हो जाती है, दाना पड़ता ही नहीं है। और अभी पड़ते आता है तो उसमें पानी लगा देते हैं, 1 महीना बाद 25 दिन बाद लगता है पानी। तो अगर पाला पड़ रहा है तो 20-22 दिन में लगा देते हैं, और वैसे 1 महीना तक लगाते हैं पानी। और अगर बाल निकलने पर पड़ जाए पाला फरवरी के बाद में, तो उसमें दाना ही नहीं पड़ता है। आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोता मित्रों, आप सभी जो हमारा कार्यक्रम रेगुलरली सुनते हैं, आप जानते ही हैं कि आजकल हम इस एक विषय जो कि आलू में झुलसा रोग, इसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं रोजाना। तो आइए सुनते हैं आलू में झुलसा रोग पर की गई हमारे किसान मित्र से बातचीत। मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी, शाहबाद मारकंडा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, विलेज रावा। अभी तो हमारे पास जो फसल लगी हुई है, हमारे पास आलू की खेती कर रहे हैं। सीड प्रोडक्शन का काम है हमारा आलू का। आलू के अलावा हम धान, मक्का, सूरजमुखी, मिर्च, टमाटर, हल्दी, काफी फसलें हैं हमारे पास। आलू अभी हमारे पास जो सीडर है हमारे पास, कम से कम वो 700-800 एकड़ में सीड ब्रीडर लगे हुए हैं सभी सीड। जो झुलसा रोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा एक बीज है, बीज जनित बीमारी है, बीज से चलती जा रही है। जैसे किसी ने पिछले साल जिस बीज में थी तो आगे उसने उसको दोबारा से लगा दिया, उस बीज में वो बीमारी रहेगी रहेगी। और कुछ किसानों को क्या होता है, जैसे वो बीज आलू की देखभाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। झुलसा अगर आ गया आपके आलू में तो आपको टाइम टू टाइम उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे झुलसा वैसे तो आने से ही रोको, बीज अच्छे होंगे तो आपके खेत में झुलसा कभी नहीं आएगा अगर टॉप क्वालिटी का बीज होगा। अगर आ भी जाए तो आपको सबसे पहले तो अपने खेत में हल्की सी सिंचाई करनी है, हर 7-8 दिन के बाद हल्की सी सिंचाई करनी है। और शाम के टाइम आपको लग रहा है कि पाला पड़ने की संभावना है, जब ब्लाइट आती है खेत में झुलसा रोग, तो वो पाले की वजह से आता है। पाला गिरेगा तो उसमें पत्तों में धब्बे पड़ जाएंगे, हल्के हल्के रुई जैसा भी दिखेगा पत्ती की निचली साइड में किसान को, अगर खेत में देखेगा किसान। तो जैसे M45 इंडोफिल M45 वगैरह का स्प्रे करे किसान, कंटिन्यू अपनी फसल का निरीक्षण करे और पानी लगाता रहे। ब्लाइट रोग आ गया तो उसके लिए M45 या बावास्टिन की Z7% आती है, वो आप अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हो। झुलसा अगर खेत में आ गया तो मान के चलो जी 100% फसल चौपट हो सकती है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। उसके लिए सबसे पहले किसान को अपने बीज का चयन करना है और कंटिन्यू अपनी फसल का निरीक्षण करना है। पानी का भी इसमें बहुत ध्यान रखना है कि अपनी फसल, अगर आपकी फसल खेत सूखा है, पानी नहीं दिया, नमी नहीं है प्रॉपर, तो तब भी उसमें झुलसा रोग आने के चांस बने रहेंगे। अगर आपने पानी टाइम पे दिया और आपकी बीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, नई क्वालिटी का आपने बीज लगाया, तो झुलसा रोग नहीं आएगा उसमें। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि जिसमें झुलसा रोग के लिए आप जमीन में कभी कुछ नहीं दिया जाता, अगर आपने देना है तो ऊपर से ही आपने उसमें स्प्रे करना है, ऊपर से ही आप उसका निजाज कर सकते हो स्प्रे करके। और स्प्रे में भी पानी की, जो किसान भाई स्प्रे करते हैं उसमें पानी की डोज भी आपने रखनी है। किसान भाई क्या करते हैं, 60 से 70 लीटर पानी लगाते हैं 1 एकड़ में। उसके लिए किसान भाई क्या करना है, जो भी वो छिड़काव कर रहे हैं कम से कम 130 से 140 लीटर पानी लगाना है, नोजल को बिल्कुल बारीक करके। अगर किसान भाई के खेत में झुलसा आ जाए तो एक आता है, ये डू-पॉन्ट का आता है करजट M8 और उसमें मैंकोजेब 64%, वो स्प्रे करें 1 एकड़ में 140 लीटर पानी में 500 ग्राम प्रति एकड़ प्लस टिक्कर मिलाकर। इसके हर 10 दिन के बाद 2 स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, झुलसा रोग किसान की समस्या जो है। हम बीज ट्रीटमेंट करते हैं जी, तो हमारी जो बायर की दवाई आती है मुंसेरन। और जैसे हमारी फसल, मैं आपको एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ, जैसे हमारी फसल 35 दिन की हो गई है तो हम उस पे इंडोफिल M45 का छिड़काव करते हैं। पर मेरे सीड की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, उसमें वो बीमारी आने के चांस नहीं बनते। जो किसान भाइयों के पास बीज होती है वो ये नहीं पता 5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, कितने साल पुराने हैं, मैं भी नहीं जानता उसके बारे। तो उसके लिए किसान भाइयों की क्या करना है, जो M45 है इंडोफिल या किसी भी कंपनी का आप ले लो, उसका आपको हर 15 दिन के बाद अपनी फसल पे छिड़काव करना है। और पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी का अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप स्प्रे का छिड़काव करते रहे
तब भी आपके खेत में झुलसा रोग आ जाएगा। हल्की सिंचाई आपने हर 10 दिन के बाद अपने खेत में करनी है। अब आलू में सीड भी है ना, वैरायटियां भी अलग है। कुछ वैरायटी 70 दिन की है, कुछ वैरायटी 90 दिन की है, कुछ वैरायटी 120 दिन की है। उसके हिसाब से भी किसान भाइयों को स्प्रे करने अपनी फसल में। 60 दिन वाली जो 90 दिन वाली वैरायटी है उसमें आपको हर 15 दिन के बाद स्प्रे करना है, और जो आपकी 20 दिन की वाली वैरायटी है, 120 दिन वाली वैरायटी है, उसमें आपको देर तक स्प्रे करने पड़ेंगे क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिलेगा खेत में। 90 दिन वाली को कम टाइम मिलेगा। उसके हिसाब से आपने कंटिन्यू अपनी फसल में स्प्रे करने हैं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे शनिवार की खास श्रृंखला खेत खलियान और हमारे किसान। तो मेघा, खेत खलिहान है और मौसम है, तो मौसम और खेतों का आपस में बहुत अहम जो है वो आपस में रोल है, किरदार है, और मौसम पर जानकारी जो है और बाजार की जानकारी जो है बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सबसे पहले आप दीजिए मौसम का हाल। बिल्कुल, मौसम और कृषि आधारित परामर्श, ये दोनों दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की स्थिति 4 ऑक्टा, और अगर हम हवा में नमी की बात करें तो 95% और न्यूनतम 45% रहने की संभावना रहेगी। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की दिशा की हम बात करें तो पश्चिम से उत्तर पश्चिम रहेगी। और अब दोस्तों बात करते हैं सुझाव की। तापमान को देखते हुए सभी फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होगी। तो मेघा, चलिए बाजार की तरफ रुख करते हैं और ये बताइए कि आज बाजार में हमारे सब्जी और हमारे जो फेवरेट फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका क्या रेट है। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। अमरूद 35 रुपए प्रति किलो, चीकू 40, अंगूर 90 रुपए और कीनू 16 रुपए प्रति किलो की दर से। सब्जियों की अगर हम बात करें तो बथुआ रहेगा 14 रुपए प्रति किलो, बैंगन 13 रुपए और पालक 10 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो दोस्तों, किसान की बात कार्यक्रम में मेघा और मैं आमिर बहुत सारे मरहलों से गुजरे और बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई। लेकिन कभी कभी मेघा ऐसा होता है कि कुछ मन में सवाल होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं या कुछ शिकायत भी होती हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को वो तरीका बता दीजिए जिससे वो हमें कुछ अपना संदेश भेज सकें या कोई भी बात प्रतिक्रिया भेज सकें। बिल्कुल, हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें हमारे साथ अपने सुझाव, विचार, राय, प्रतिक्रिया, कोई शिकायत हो तो वो भी सब कुछ हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से। तो ईमेल पर हमारा पता है kkbeyondgold@gmail.com। और अमीर, चलने से पहले हम अपने अगले कार्यक्रम का विषय भी साझा कर लेते हैं अपने मित्रों के साथ। बिल्कुल मेघा, आगामी कार्यक्रम किसान की बात का विषय रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर्सरी उत्पादन, और इसमें हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम रहेगा लाइव, जिसमें आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट्स से। फोन नंबर्स कार्यक्रम के दौरान ही बताए जाएंगे। तो आप सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान की बात। फिलहाल आज मेघा और आमिर लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।